हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी क्षितिज के अध्याय 1 यानी दो बैलों की कथा से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कांजी हाउस पशुओं की जेल थी जिसमें आवारा पशु कैद होते थे। आवारा पशुओं के द्वारा जब फसल नष्ट किया जाता है तो ऐसे पशुओं को एक विशेष स्थान पर कैद करके रखा जाता है। ऐसे स्थान को कांजी हाउस कहा जाता है। कांजी हाउस के कर्मचारी का यह दायित्व था कि वे पशुओं को भागने न दें। कांजी हाउस के कर्मचारी क्या करते थे? पशुओं को भागने नहीं देते थे ताकि पशुओं के जो मालिक हैं जब भी वे वापस पशुओं को लेने आए तो वे उचित मूल्य चुकाकर अपने पशुओं को वापस ले जाएं। इसलिए कांजी हाउस के कर्मचारी पशुओं को भागने नहीं देना चाहते थे। इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। अब अगला प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। गया इन बैलों को दिन भर जोतता, मारता, पीटता और खाने में केवल सूखा भूसा डाल देता। झूरी के साला गया जब इन बैलों को अपने पास ले आया तो ये इन बैलों को दिन भर जोतता, उन्हें मारता, पीटता और खाने में केवल रूखा सूखा भूसा ही डाल देता था। छोटी बच्ची की मां नहीं थी और उसकी सौतेली मां उससे मारती रहती थी। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची की अपनी मां नहीं थी। उनकी सौतेली मां ने उससे लगातार प्रताड़ित करती रहती थी। छोटी बच्ची को लगता था कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील प्राणी को ज्यादा सताया जाता है। इस कहानी के माध्यम से हीरा और मोती के बारे में वर्णन किया गया है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि हीरा और मोती दो बैल थे जिनका व्यवहार काफी सरल और सीधा था और वे अत्यधिक सहनशील प्राणी थे। इसी कारण से उन्हें अधिकतर सताया जाता था। जीवन में आजादी अमूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को कठिन संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक प्राणी के लिए आजादी अमूल्य है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य या पशु को कठिन संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी के संग्राम में योगदान देना चाहिए। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो सुखी संपन्न होते हैं, जिन्हें विशेष कोई प्रताड़ना सहना नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। लेखक इस बात का विशेष जिक्र इस कहानी के माध्यम से किया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। गधा को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। अगर किसी को मूर्ख कहना होता है तो उसे गधा कह दिया जाता है। गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता के कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरे जानवर तो कभी कभी क्रोध भी कर लेता है, परंतु गधा ऐसा नहीं करता है। ऋषि मुनियों के सारे गुण गधा में पाया जाता है।
इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों के जितने भी सारे गुण होते हैं, सारे गुण गधा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, गाड़ी में जोते जाने के समय वे कोशिश करते थे कि अधिक भार अपने ऊपर आए ताकि दूसरे साथी का कष्ट न हो। जब भी हीरा और मोती को एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो ऐसा देखा जाता था कि प्रत्येक साथी यह कोशिश करते थे कि अधिक से अधिक भार अपने ऊपर आए ताकि दूसरे साथी को कष्ट ना हो। अगली घटना है, जब मटर के खेत में मोती कीचड़ में फंस गया तो हीरा उससे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया, जिससे वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। एक बार क्या हुआ, जब हीरा और मोती गया के घर से भागा तो वे काफी भूखे थे और सामने मटर के खेत में अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने लगे। तत्पश्चात क्या हुआ कि लाठी लेकर आदमी आए और दोनों को पकड़ने की कोशिश किए। इस परिस्थिति में मोती कीचड़ में फंस गए लेकिन हीरा भागने में सफल रहा। हीरा ने जब देखा कि मोती कीचड़ में फंस गया है तो हीरा उससे अकेले विपत्ति में नहीं छोड़ा और हीरा वापस आ गया और इससे वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। इससे यह पता चलता है कि दोनों के मध्य गहरी दोस्ती थी। तीसरी घटना है, सांड से लड़ाई के समय हीरा और मोती योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, जिससे सांड बेदम होकर गिर पड़ा। और चौथी घटना है, कांजीहोश में जब हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया तो उसने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। इन सभी घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती के मध्य गहरी दोस्ती थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का उत्तर अब हम लिखेंगे। हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद के नारी जाति के प्रति अत्यधिक सम्मान को दर्शाता है। लेखक के अनुसार नारी त्याग, दया, ममता और सहनशीलता का प्रतीक है। जब पशु भी नारी का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को बताया है। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करते थे। झूरी नाम के एक किसान थे जिनके पास 2 सुंदर और हष्ट-पुष्ट बैल थे। इन दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। हीरा और मोती भी झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते थे। हीरा और मोती में आपस में तो प्रेम था ही साथ हीरा और मोती झूरी के साथ भी प्रेम करते थे और झूरी को छोड़कर वे कहीं रहना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार झूरी भी अपने बैलों के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करते थे। इस कहानी से पता चलता है कि पशु भी स्नेह को अनुभव करता है। अपमान और प्रताड़ना से पशु भी असंतोष प्रकट करते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं।
जब हीरा और मोती को अन्य पशुओं के साथ कांजी हाउस में कैद किया गया था, तो हीरा और मोती ने अपना बल का प्रयोग करके दीवार को तोड़ा, जिससे 9-10 प्राणियों उस कैद से भाग निकले और उनकी प्राण बच गई। तो इसमें मोती क्या कहे कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इस कथन के आलोक में हमें मोती की विशेषता के बारे में बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मोती के उक्त कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं व्यक्त होती है। मोती का यह विश्वास है कि वे इस कैद से मुक्त हो सकते हैं। अगला है, वह विषम परिस्थिति में भी आशावादी है। कांजी हाउस से स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया, अतः वह निस्वार्थ है। जब कांजी हाउस की दीवार को गिराया गया हीरा और मोती के द्वारा, तो सबसे पहले अन्य जानवरों को भागने का मौका दिया गया और हीरा और मोती नहीं भागे। इससे पता चलता है कि मोती और हीरा निस्वार्थ हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में हमें आशय स्पष्ट करना है। दिया गया कथन है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दो बैलों की कथा कहानी में एक कथन दिया गया है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस कथन का क्या मतलब है, क्या आशय है, यह हमें लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हीरा और मोती एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। हीरा और मोती दो बैल थे जो झुरी के पास रहते थे। इन दोनों बैलों के मध्य विशेष दोस्ती थी। वे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। यद्यपि मनुष्य को प्राणियों में श्रेष्ठ समझा जाता है, फिर भी वे इस गुप्त शक्ति से वंचित है। चूंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, फिर भी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है कि वे दूसरे मनुष्य के मन की बात को समझ जाए। लेकिन यह गुण हीरा और मोती में थे। वे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाया करते थे। इसीलिए इस कहानी में एक स्थान पर लिखा गया, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला कथन देखेंगे, यानी कथन ख। कथन ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसी कहानी में एक कथन दिया गया है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस कथन का क्या मतलब है, यह हमें लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जब हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे, तब गया ने उनसे अपमान पूर्वक व्यवहार किया। हीरा और मोती को जब झुरी के साला गया अपने घर ले आया, तो अपने घर में उन्हें मारता पीटता और सही ढंग से भोजन पानी भी नहीं देता। इस प्रकार उनके अपमान पूर्वक व्यवहार से हीरा और मोती काफी व्यथित था। दोनों बैल भूखे प्यासे थे, तभी एक नन्ही लड़की ने दोनों को एक एक रोटी खिलाई। गया के घर में एक नन्ही सी लड़की थी जिनको इन दोनों बैलों के प्रति दया आई और वे घर से 2 रोटियां लेकर इन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाई। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। चूंकि बैल काफी दिनों से भूखे प्यासे थे, ऐसी स्थिति में एक रोटी में बैल का पेट नहीं भर सकता। उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। दोनों बैलों ने लड़की की स्नेह का अनुभव कर प्रसन्न हो उठे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी,
वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हीरा और मोती दो बैल थे जो झूरी के पास थे। एक बार क्या हुआ, झूरी अपने साला गया के पास इन दोनों बैलों को भेज दिया। चूंकि वहां हीरा और मोती को मन नहीं लग रहा था, इसीलिए ये दोनों बैल गया के घर में अच्छी तरह से काम भी नहीं किया करते थे और अनमने ढंग से रहते थे। गया ने जब हीरा और मोती के इस अवस्था को देखा तो उनके व्यवहार से वे काफी दुखी थे। इसीलिए गया ने क्या किया कि उन्हें रूखा सूखा खाने के लिए दिया। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब अगला है प्रश्न संख्या 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हीरा और मोती ने हमेशा शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें काफी प्रताड़ना झेलना पड़ा। कांजीहोश में जब ये अन्याय का विरोध किया तो डंडे खाए और बंधन में पड़े। हीरा और मोती हर स्थिति में हमेशा शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कांजीहोश में देखने को मिला। कांजीहोश में जब वे अन्याय का विरोध किए तो उन्हें डंडे खाने पड़े और उन्हें बांध दिया गया। कांजीहोश में हीरा और मोती के साथ कई सारे जानवर थे जिन्हें बंधक बना के रखा गया था और इसी अन्याय का विरोध हीरा और मोती ने किया। जब उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो काफी समय भूखे रहे। हीरा और मोती दो बैल थे जो झूरी के पास थे। एक बार झूरी ने इन दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेज दिया। गया के व्यवहार से ये दोनों बैल काफी दुखी थे और इस प्रकार ये गया का विरोध किया और काफी लंबे समय तक भूखे रहे। हीरा और मोती ने हर परिस्थिति में शोषण का विरोध किया, जो मेरे विचार से उत्तम है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? प्रश्न का उत्तर अब हम लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रस्तुत कहानी यानी दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने अत्याचारों को व्यक्त किया है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करते आ रहे हैं। इस कहानी में मनुष्य तथा पशु के माध्यम से इस अत्याचार को व्यक्त किया गया है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर कठिन संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किसी भी प्राणी के लिए स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर कठिन संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित भारतीयों ने अपना विद्रोह प्रकट किया, उसी प्रकार उन बैलों ने भी आजादी के लिए संघर्ष किया। भारत जब अंग्रेजों के गुलाम में थे तो जिस प्रकार भारतीयों ने अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक उसी प्रकार इन बैलों ने यानी हीरा और मोती ने भी आजादी के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी की कहानी की ओर संकेत करती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। जैसा कि इस प्रश्न में 2 वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य है बस इतना ही काफी है और दूसरा वाक्य है फिर मैं भी जोर लगाता हूं। इसमें जो शब्द हैं
भी और ही, इससे निपात कहते हैं क्योंकि किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। जो कहानी दी गई है यानी दो बैलों की कथा, इस कहानी में से 5 ऐसे वाक्य हमें छांटना है जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पहली वाक्य है, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। इस वाक्य में ही का प्रयोग हुआ है जो इस वाक्य को जोर देने का काम कर रहे हैं, अर्थात इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। दूसरी वाक्य है, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस वाक्य में भी का प्रयोग है जो निपात है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। इसमें भी ही का प्रयोग हुआ है जो वाक्य को जोर देने का काम कर रहे हैं, अर्थात इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस वाक्य में भी ही का प्रयोग हुआ है। पांचवा वाक्य है, बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। प्रश्न में दिया गया है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य का जो भेद है वह है मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इस वाक्य में जो उपवाक्य है वह है अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, और इस उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। अगला वाक्य दिया गया है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इसमें वाक्य का जो भेद है वह है मिश्र वाक्य, और इसमें उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। उपवाक्य का भेद है विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इसमें विशेषता बताया जाता है। प्रश्न में दिया गया तीसरा वाक्य है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इसमें वाक्य का वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, और इसमें उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे। उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। चौथी वाक्य है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इसमें वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, इसमें उपवाक्य है तो बिकेंगे, और उपवाक्य का भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पांचवा वाक्य दिया गया है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। इसमें वाक्य भेद है मिश्र वाक्य, उपवाक्य है तो मैं बेमारे न छोड़ता, और उपवाक्य का भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 बैलों की कथा में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इन मुहावरों में से हमें कोई 5 मुहावरे छांटना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहली मुहावरा है हिम्मत हारना, जिसका मतलब होता है निराश होना। इससे वाक्य में अगर हम प्रयोग करें तो ऐसे वाक्य की रचना की जा सकती है, असफलताओं से व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगली मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका मतलब होता है कड़ी प्रतिक्रिया देना। इससे जो वाक्य बन सकता है वह इस प्रकार हो सकता है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तीसरी मुहावरा हम लिख सकते हैं टकटकी लगाना, जिसका मतलब होता है निरंतर देखना। इससे वाक्य इस प्रकार हम बना सकते हैं, वह मुझे काफी देर से टकटकी लगाए देख रहा है।
अगली मुहावरा है दांतों पसीना आना, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। हल जोतते हुए किसान के दांतों पसीना आ गया। और पांचवी मुहावरा हम लिख सकते हैं जान से हाथ धोना, जिसका मतलब होता है मर जाना। युद्ध के मैदान में कुछ जांबाज सैनिक जान से हाथ धो डाले। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।